जनरल साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बनविंदर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने पूर्वोत्तर के दौरे के दौरान हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। लेकिन इनमें सबसे खास, सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट एंड अवेटेड आल्सो, दुनिया के सबसे ऊँचाई पर बनी हुई करीब-करीब 13,000 फीट पर बनी सबसे लंबी सुरंग सेला पास रही और डबल लेन वाली ये ऑल वेदर टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिले को जोड़ेगी। एलएसी तक पहुंचने के लिए भी ये एक मात्र रास्ता बनेगा। ये तो एक जानकारी है, लेकिन ये जानना ज़्यादा अहम है कि आखिर सेला टनल भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से कितनी अहम है और इसकी क्या खास बातें हैं? हमारी सेना के लिए इसको क्या फ़ायदा होगा? तो जनरल साहब, इसका क्या फ़ायदा होने वाला भविष्य में हमारी भारतीय हाँ, सेना को? हाँ, मनविंदर बहुत ज़्यादा। देखो सच्चाई है भारत और चीन के रिलेशन में काफ़ी खटास है और जिस प्रकार से अप्रैल मई 2020 में चीन 3 डिवीज़न लेके आ गया था ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद तनाव बढ़ता ही जा रहा है और कम से कम 21 कोर कमांडर मीटिंग हो गई है। जो डिसएंगेजमेंट है वो भी पार्शियल हुआ है। आपका गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ एंड साउथ पेंगेंगसू, अभी भी देप्सांग और डेमचौक जो हैं वहाँ से चीन स्टेटस को अप्रैल 2020 नहीं किया है। और यही नहीं, जो सेंट्रल सेक्टर है आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, बाराहोटी, वहां पर भी कई बार वो आगे आने की कोशिश करता है। और इसी प्रकार जो ईस्टर्न सेक्टर है जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर भी चीन अपनी डेवलपमेंट बहुत कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा उसने बढ़ा लिया है और उसने मॉडर्न विलेजेस के नाम पे अपनी डिफेंडेड लोकेलिटी बनाई है, जो कि मॉडर्न विलेजेस तो हैं ही, मगर लड़ाई के दौरान में उनका फौज इस्तेमाल कर सकती है। वहां पर इंटरनेट भी है, रोड की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी। तो कहने का मतलब यह है, चाइना जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले भी अच्छा था उसको और भी अच्छा कर रहा है, और स्पेशली लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में। तो इससे भारत को, अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखें तो हमने बहुत धीरे स्टार्ट किया है। मैं ये कहूंगा जो सीरियस जो डेवलपमेंट हमने अरुणाचल प्रदेश की है वो 20 साल पहले की है। इससे पहले हम ये सोचते रहते थे कि अगर हम इस इलाके को डेवलप कर देंगे और सड़कें बना देंगे तो हो सकता है चीन इसका इस्तेमाल करे, और वो अगर युद्ध होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है, जैसे 1962 की लड़ाई में हुआ था, जहां वो ईस्टर्न सेक्टर जो है इसमें बॉम्बडीला तक चीन आ गया था। मगर अब सिचुएशन बहुत चेंज हो गया, स्पेशली लास्ट 10 साल जब से ये गवर्नमेंट आई है। नॉर्थ ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। और जिस प्रकार से अब सड़कों का जाल बिछ गया है, टनल बनने, ब्रिजेस बनने, तो अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां जाना मुश्किल होता था, और क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं 13,500 फीट की तरफ, तो यहाँ पर विंटर्स में ये कट ऑफ हो जाते थे। और अगर कुछ बॉर्डर पे एक्शन हो जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो अपने जो ट्रुप्स का ले जाना, लॉजिस्टिक बिल्डअप करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। मगर अब जो ये सेला टनल कमीशन हो गई है, जो कि 2019 में इसके शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था, 5 साल के अंदर बन के तैयार हो गई है। ये आपने ठीक बोला, इसको ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से बनाया है। ये ट्विन जो ट्यूब से बनी हुई है, आना जाना दोनों तरफ इस स्टेट ऑफ आर्ट है। इससे क्या हुआ है कि जो आपकी कनेक्टिविटी है, तेजपुर से लेके तवांगो 2 घंटे का रास्ता बच जाता है। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, मतलब कि साल में चाहे कितना ही मौसम खराब हो, ये टनल के माध्यम से आप अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जल्दी से जल्दी ट्रुप्स का बिल्डअप कर सकते हैं, लॉजिस्टिक बिल्डअप कर सकते हैं, अम्यूनिशन ले जा सकते हैं। तो ये काबिले तारीफ है, ये गेम चेंजर है और एक फोर्स मल्टीप्लायर है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बहुत ही कम समय में जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया है, 825 करोड़ का करीब इसके अंदर लागत आई है। यही नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका अब बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि फोकस है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। और ये डेवलपमेंट जो होती है ये एक तरफा ही नहीं होती कि फौज के लिए इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर सड़कें बनती हैं, टनल बनती है, तो ये टूरिज्म को लाती है।
यहाँ डेवलपमेंट होती है। गांव जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, जो गांव है वहां पर, जो बॉर्डर पे गांव है, वो लास्ट विलेज नहीं है, वो फर्स्ट जी, विलेज। वो जी, वो जी। वो एक सोच विचार में फर्क आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब वहां पर जब ये जैसे ये सैलर टनल बनी है, जिसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही कि फौज के लिए हम एलएसी पे जल्दी से जल्दी अपना बिल्डअप कर सकते हैं, मगर ये टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, वहां के जो लोग हैं तवांग और टेंगा वैली में, उनके लिए एक प्रकार से वरदान है, क्योंकि अब जब वो सर्दियों में कई लोग पीछे आने की कोशिश करते हैं, अभी जरूरत नहीं है, वहीं पर आपके पास सड़क बन गई है, टनल बन गई है, आप कनेक्टिविटी 24 घंटे हो गई है, तो आप टूरिज्म भी बढ़ेगा और डेवलपमेंट में भी बहुत फर्क होगा। तो ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ काम हुआ है और रिकॉर्ड टाइम हुआ है। और जैसे हम बात कर रहे थे मनिंदर, ये ही नहीं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। मुझे याद है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं जी, ज़रूर। 86 से लेके 88 तक अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉयड था एज ए कंपनी कमांडर। और उस समय मैं तवांग और की तरफ नहीं, ये जो है वेस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में टूटिंग और मचुका है, वहां पर बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए हमें 7 दिन लगते थे पैदल जाना। या तो पैदल जाओ, या आप वहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड होता था, एएलजी जिसको बोलते हैं, सड़कें नहीं थी। मगर अब वहां पर जब मैं पिछले साल ही होके आया हूँ, इस साल के पिछले साल के एंड में, तो मैंने देखा वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया, टूटिंग मचुका तक रोड बन गई है, बहुत ही अच्छी एक प्रकार से स्टेजिंग एरिया बन गए हैं, लॉजिस्टिक के लिए आपके लॉजिस्टिक हब सेंटर बन गए। तो ये सच्चाई है, भारत ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और भारत बिल्कुल तैयार है। और मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि हमने लेट तो स्टार्ट किया, हमने कम से कम 30-40 साल बाद स्टार्ट किया चीन के मुकाबले, मगर मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारा अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, वो लगता है अगले 5-6 साल में हम वैसा ही कर लेंगे जैसा चीन का। और ये काबिल तारीफ है इस गवर्नमेंट की, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और इसकी एक प्रकार से चुनौती भी थी और एक डेवलपमेंट भी है कि इन्होंने इतना अच्छा काम रोड पे किया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि सड़कें ऐसी जगह बनाई हैं और टनल ऐसी जगह बनाई हैं जो कि पहले आप बना सोच नहीं सकते थे। जैसे ये टनल है 13,500 फीट की, उस पे है। इसी प्रकार एक रोड बनाई है ईस्टर्न लद्दाख में, जो कि हमने जो रोड बनाई थी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड, वो रोड जो है वो चीन के नजरों में है। उसको एक प्रकार से लड़ाई के दौरान चीन उसको इंटरफेयर कर सकता है। तो उसकी एक ऑल्टरनेट रोड बनाई है नुब्रा वैली से, जो ससोमा से सैसरला जाती है और वो डीबियो जाती है, और वो एक ऑल्टरनेट रूट भी है और वो इंटरफेयर नहीं कर सकता चाइना। मगर वो रोड एक ऐसी रोड है पूरे वर्ल्ड में जो कि ग्लेशियर के ऊपर बनाई है, ग्लेशिएटेड ट्रेन के ऊपर बना दी है भारत की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काबिल तारीफ है, ये सच्चाई है। तो मैं यही कहूंगा मनविंदर, बहुत अच्छी डेवलपमेंट। और ये सेला टनल जो है वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत की सेना के लिए और उस इलाके की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मनविंदर। आपने सर सही कहा कि ये सब प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा है कि जल्दी-जल्दी जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको वो कर रहे हैं। टनल में जैसा कि आपने बताया ट्रैफ़िक के लिए एक बाई लेन ट्यूब और एक एस्केप ट्यूब बनाया गया है और जो मेन उसका सुरंग के साथ ही एक इतनी ही लंबाई की एक और सुरंग बनाई गई है, जो मीन्स किसी भी इमरजेंसी में उसको हम यूज़ कर एस्केप। सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये सब हो रहा है, चीन को बड़ी मिर्ची लग रही है सर। वाकई वो तो लगेगी उसको, क्योंकि चीन को ने अब देखो, पर चीन के ऊपर आप भरोसा तो नहीं कर सकते। चीन जो है एक ऐसा देश है जो कहता और है करता और है। उसका जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर 14 देशों से मिलता है। उसने 12 देशों के साथ कुछ ना कुछ समझौता कर लिया है। 2 ही देश हैं जिसके साथ नहीं किया है, भारत और भूटान। तो मंशा तो चीन की अच्छी नहीं है, और चीन हरदम जो है गोल पोस्ट को चेंज करता रहता है। जिस प्रकार से वो लद्दाख में आया या डोकलम में आया, तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी।
अगर आपको चीन का मुकाबला करना है या चीन से इज्जत प्राप्त करनी है, तो आप उतने ही काबिल होने चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड, और आप लड़ाई की तैयारी होनी चाहिए, आपके पास हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, जो अब हमारे अंदर है। और यही एक सच्चाई है। आज हम चीन की आंखों में आंखें डाल सकते हैं और चीन को भी मालूम है। देखो, ये भी मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हाँ वाकई वो अप्रैल मई 2020 में आए 3 डिवीजन लेके ईस्टर्न लद्दाख में, मगर ये भी सच है कि हमने 1 महीने में उस समय बाई एयर और बाई रोड रूट से 1 महीने के अंदर 3 डिवीजन से ज्यादा अपनी फोर्सेज वहां डिप्लॉय कर दी। मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट करना कोई आसान काम नहीं था। ये दर्शाता है भारत की काबिलियत और क्षमता में कितना फर्क आया। दूसरा, 28-29 अगस्त 2020 को हमने चीन के नाकों के नीचे से हमने कैलाश रेंज को पकड़ा, जिसके अंदर गुरंग हिल, मगर हिल, रिजंगला रिचिंगला और स्पांगुर गैप था। स्पांगुर गैप वही इलाका है जहां चीनी 1962 में आए थे, वो हमारे कब्जे में था। और जो चशूल मौलदो बॉल जिसकी बात करते हैं, जहां पर मीटिंग होती है, उसको भी हम बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे। मगर ये अलग बात है, हमें वहां से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बातचीत हुई, डिसएंगेजमेंट करानी थी। वह मेरा तो अपना हरदम मत यही रहा है कि हमको इतनी जल्दी फेज 1 में वहां से नहीं हटना चाहिए था। जब तक चीन देप्सांग और डेमचौक से नहीं जाता, तब तक हमें कैलाश रेंज से वापस नहीं जाना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो हमने इसको पकड़ा था, ये काबिले तारीफ था। ये वर्ल्ड के अंदर मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आगे कि एक बहुत ही ऑफेंसिव मैन्यूवर जो भारत की फौज ने किया, कि चीन को खबर ली। और चीन को ये 2 बातें मालूम है कि भारत की फौज एक बैटल हार्डन्ड है, इन इलाकों में रह सकती है, लड़ाई कर सकती है। वो ग्लेशियर में लड़ती आ रही है, साइचन में। और चीन की जो फौज है, उसको अंदर कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं। जो लास्ट लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने 1979 में लड़ी थी, और वो भी वियतनाम के साथ, जो एक छोटा देश है, वहां मुंह की खानी पड़ी थी। हाँ, मानता हूं 1962 में हमने इतना अच्छा नहीं कर पाए, मगर उसके 1967 में हमारा नथुला में एक बार फिर मुठभेड़ हुई थी चीनियों से। हम हमारे 40 के करीब जवान शहीद हुए थे, पर 400 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो हमने दिखा दिया था कि भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता बहुत है, और भारत का जो जवान है वो लड़ने और मरने के लिए तैयार है अपने देश में। जबकि चीन की ये बात नहीं। तो ये सच्चाई है, चीन को भी मालूम है कि इतना आसान नहीं है भारत के साथ। और जिस प्रकार से हम लास्ट 10 साल में अपना ताकत को बढ़ाया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, हमने अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग किया है, हमने अपनी फौज के अंदर लेटेस्ट हथियार लेके आए हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, आर्टी गन्स हैं, चाहे वो आपके ड्रोन्स हैं, या आपके जो एयरक्राफ्ट देखें आप, सुकोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, और उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर और रफेल के 2 स्क्वाड्रन आने पे हमारे एयर पावर पे हमारे पास एज है चीन के ऊपर। इसी प्रकार से जो हमारी नेवल पावर है वो काबिले तारीफ है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। और यही नहीं, हम मलक्का जो मलक्का स्टेट है उसको चोक कर सकते हैं, और वहां से चीन का 60 से 70% ऑयल जाता है, और चीन के पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं। तो चीन को भी मालूम है कि अगर लड़ाई होती है तो भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि हम मलक्का स्टेट से ब्लॉक कर सकते हैं, और उससे चीन का जो है तेर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चीन इससे डरता है, घबराता है, मगर चीन इस चीज के ऊपर काम कर रहा है। वो इंडियन ओशन में अपनी नेवल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और फ्रिगेट्स वगैरह। मगर सच्चाई है, भारत भी अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जब आप अगला क्वेश्चन पूछोगे लक्षद्वीप में, तो तब बात करेंगे जी। मनविंदर। आपने बहुत बड़ी बात कही है सर कि सेना अपनी आगे की चौकियों पर जल्दी पहुँचेगी, चीन पर इसका प्रेशर बनेगा, क्योंकि भारतीय सेना का मोरल भी इससे ऊँचा होगा, आगे से भी। आपने इसको टच ज़रूर करा है, लेकिन मैं थोड़ा-सा और इसको विस्तार में जानना चाहूँगी कि सेला टनल भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से कितना अहम होने वाला है? हाँ, देखो बहुत होने वाला है। जैसे हम बात कर रहे थे मनविंदर, है क्या कि आपको अगर लड़ाई हो जाती है
और लड़ाई विंटर्स में भी हो सकती है, तो फिर आपको अपना जो रीएनफोर्समेंट भेजनी है, अपने ट्रुप्स भेजने हैं बॉर्डर एरिया में, क्योंकि भारत और चीन के साथ समझौता है कि हम इतने ही फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर चीन अपने फोर्सेस को ज्यादा डिप्लॉय करता है और हमें भी इमीडिएटली अपनी ट्रुप्स को भेजना है, तो हमारे को अगर ये सैला टनल नहीं थी, तो फिर हम सैला पास बॉम्डिला होके जाना पड़ता था और वो रूट ब्लॉक हो जाता था हैवी स्नोफॉल या बारिशों से। मगर वो अब नहीं होगा। अब हमारी रीइंफोर्समेंट और हमारा जो ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट है और ट्रुप्स की जो मूवमेंट है, वो बड़ी स्मूथ हो जाएगी और हम चंद एक समय में अपने जो ट्रुप्स को बॉर्डर एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, यही नहीं, हम अपना जो लॉजिस्टिक बिल्डअप कर पाएंगे, हम अपने वेपन अम्यूनिशन भेज पाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूं इसके होने से एक प्रकार भारत की जो काबिलियत और क्षमता है तवांग सेक्टर में कम से कम दुगनी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए कि कम से कम दुगनी हो जाती है हर तरीके, क्योंकि ये एक प्रकार से गेम चेंजर है। मनविंदर, सही कहा आपने सर। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति का बयान आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, चूँकि आपको पता है कि पिछले दिनों भारत के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी माँगी है। कैसे देखते हैं आप? देखो मनविंदर, अभी हमें देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कहता हूँ हुँ, बहुत अच्छा हुआ कि ये जो मोहम्मद मिजू अभी प्रेसिडेंट हैं मालदीव के, और जो कहते हैं कि हम इंडिया आउट कैंपेन के माध्यम से हम जीत के आया है और वो चीन की तरफ झुकाव है। और इससे मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा हुआ है कि हमें असलियत पता लगी। क्योंकि देखो सच्चाई यह है कि मालदीव पे हमने अपने जो दो हेलीकॉप्टर दे रखे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट, वो हमने अपने लिए नहीं रखे हुए थे, वो मालदीव के खुद सहूलियत के लिए था। वो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें काम आ रहे थे। मगर जिस प्रकार से अब मोहम्मद बिजू बिल्कुल चले गए चीन के नजदीक और वो डेप्थ ट्रैप में आ गए हैं, 33% जो उनका डेट है वो चीन के ऊपर है। तो उनको ये नहीं समझ रहा है, जिस प्रकार से श्रीलंका फंस गया था चीन से और पाकिस्तान के हालात हैं, तो मालदीव का हालात आने वाले समय में वही होंगे। मगर जब बात आती है कि भारत को क्या फायदा हुआ, देखो भारत को ये होगा कि जो हमारा लक्षद्वीप था, हम उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। अब जब से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में गए हैं, क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव जो हैं वो एक ही आइलैंड का टुकड़ा है, जो आपके आइलैंड की एक नॉर्थ से साउथ आती है, तो उसी श्रृंखला में ये आइलैंड लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप का जो मिनिकोय आइलैंड है, वो करीब की 60-70 नॉटिकल माइल्स ही है, जो नदर्न आइलैंड है मालदीव का। तो इसका मतलब लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हम कह रहे थे कि इस इलाके से सी लेन्स हैं, यहाँ पर 70 से 80% जो ट्रेड है वो इसके बड़े नजदीक से जाता है, और इसीलिए मालदीव का इंपॉर्टेंस बहुत था। मगर लक्षद्वीप का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, हमने उसको इतना डेवलप नहीं किया था। जो मिनिकोय आइलैंड है, जो कि 50 के किलो नॉटिकल माइल्स है मालदीव से, वहां से सी लेन गुजरती हैं। अब हमने अपने लक्षद्वीप को डेवलप कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। हमारी एक पहले नेवल बेस थी, अब हमने दूसरी नेवल बेस बनाई है जो मिनिकोय आइलैंड है, जो कि हमारा सदर्न मोस्ट आइलैंड है, और वहां पर हमने जटाओ एक नेवल बेस बनाई है। उससे हमारा जो सी लेन जाती है, जहां से वो कम्युनिकेशन है, जहां से आपका ट्रेड जाता है, हम निगरानी रख पाएंगे और अपने ये जो काम हम मालदीव पे कर सकते थे अब हम लक्षद्वीप से करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम चाहते हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इनके अंदर बहुत काबिलियत और क्षमता है। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज है, दूसरा इन पे डेवलप करेंगे तो हम फॉरेन एक्सचेंज कितना देते हैं जब लोग मालदीव में जाते हैं, हमारा पैसा खर्च होता है, इंडिया जाते हैं, क्यों नहीं लक्षद्वीप में जा सकते, क्यों नहीं हम लक्षद्वीप को डेवलप कर सकते। वो उतने ही सुंदर हैं या बल्कि ज्यादा सुंदर है। तो मुझे लगता है इससे फायदा होगा, लक्षद्वीप डेवलप होगा, लक्षद्वीप के अंदर इंडियन जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, पैसा अपने देश के अंदर रहेगा, और
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेटेजिकली हम इसको डेवलप करेंगे, जिस प्रकार से अब मिनिकोय आइलैंड को किया और नंबर दूसरी नेवल बेस बनाई, हो सकता है आने वाले समय में हम एक दो और नेवल बेस बनाए। तो इसका मतलब ये है कि हमें बड़ा फायदा है। अब जो मालदीव, क्योंकि ये जो मोहम्मद मिजू जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। वो अब चीन के फासले में चला गया और चीन की डेप ट्रैप में आ जाएगा। जो पुराने इनके प्रेसिडेंट हैं वो समझदार हैं, वो बात बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोहम्मद सौली भी थे कि भारत, उसको पता है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत और चीन के जाते हैं मालदीव में, और बहुत ज्यादा फॉरेन जो एक्सचेंज जाता है उनके पास, उनको पैसा आता है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर भारतीय नहीं जाना छोड़ देंगे तो कितना उनके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी जो कि टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, जो 20 से 25% उनका जो जीडीपी है वो टूरिज्म से होता है, तो बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और मुझे लगता है ये बात अच्छी हुई, भारत का जो अभी लक्षद्वीप है, वो आइलैंड्स हैं जो 20 से 30 आइलैंड हैं, ये डेवलप होंगे। ये स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, इनको हम वैसे भी डेवलप करेंगे, जैसे मिनिकोय जटाओ हमने नेवल बेस बनाया। इसके साथ साथ क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं और उनके ऊपर टूरिस्ट जाएंगे, यही नहीं कि इंडियन फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे, तो ये भारत के लिए फायदा होगा। मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए कि लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम बढ़ाएं, जैसे हमने धीरे धीरे अंडमान निकोबार आइलैंड को बढ़ाया है। उसकी भी एक स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है, और आज हमने उसको रॉस एंड स्मिथ जो कि नदर मोस्ट आइलैंड है, और उसके बाद जो कैम्बल बे अंडमान निकोबार का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जो कि करीब करीब 60 से 70 नॉटिकल माइल्स ही है इंडोनेशिया से, हमने डेवलप किया। तो अब हम आप ये कहें कि लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे, और इसका स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे बातचीत हम कर रहे थे, क्योंकि ये एक सी लेन्स के ऊपर बैठा हुआ है और भारत चाहेगा कि इसको डेवलप करे और अपना दबदबा रखे, क्योंकि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आया इंडियन ओशन में, और हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जिस प्रकार से आज हम रेड सी में हमारे 10 से 11 फ्रिगेट्स और वारशिप हैं, आज कोई भी शिप को कहीं भी तकलीफ होती है तो उनको ये भरोसा है कि भारत की नेवी उसको बचा लेगी। देखो कितना फर्क हो गया है। आज जी। अमेरिका की नेवी पे नहीं है, बाकी नेवी पे नहीं, उनको लगता है इंडियन नेवी पे। तो इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा है, और आज हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए कि भारत जो है, कोई भी देश प्रॉब्लम है होती रेबल या सोमालिया रेबल से, तो वो भारत को एसओएस कॉल करता है और भारत उसको इमीडिएटली बताता है। तो ये सच्चाई है, ये दिखाता है कि भारत की काबिलियत क्या है। तभी कहते हैं ना, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाले टाइम में 3rd होगा, और 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर वो भी था। तो ये अब हमने ग्राउंड पे दिखा दिया। अब देश जो है भारत पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं कि किसी देश पे अगर आप डिपेंड कर सकते हो तो वो भारत है। मनविंदर। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है, और एंड ऑफ दिस शो मैं पाकिस्तान की भी बात इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग अब अपनी सरकार से ये सवाल करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान में शनिवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव में आसिफ अली जरदारी ने जीत हासिल की है, और अब वो 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। तो क्या देखते हैं, मतलब हमारे रिलेशंस में कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, मनविंदर, सच्चाई है पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। देखो, जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में वो फेयर एंड फ्री नहीं थे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जिस प्रकार से आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान है, यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, इसमें कोई शक नहीं। उसको जेल में डाला हुआ है, उसके केसेस लगाए हुए थे, उसको डिबार कर रखा है इलेक्शन में। उसकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसका जो आपका सिंबल था, इलेक्शन सिंबल, वो भी खींच लिया था जो बैट का इलेक्शन कमीशन ने। तो वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से लड़े थे, मगर फिर भी वो 93 सीट लेके सबसे बड़ा ग्रुप बन के निकला था। और क्योंकि वो चाहते थे कि उनको रिजर्व सीट मिले, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अपने आप को मिला लिया था। मगर जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है वो सब कुछ करती है पाकिस्तान में,
आज तक 75-76 साल के जो इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान की आर्मी ने 33 साल रूल किया डायरेक्ट और बाकी इनडायरेक्ट किया। तो अब उनका एक प्रकार से नजरिया था कि पीएमएलएन जो है गवर्नमेंट बनाए, और इसी प्रकार से उन्होंने जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखी, पीएमएलएन के जो कैंडिडेट थे उनको जिताने की कोशिश की, इलेक्शन में रिगिंग हुई। इसके बावजूद भी 93 सीट लेके पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे बड़े उभरे, और उसके बाद 74 जो थी पीएमएलएन के थे और 54 पीपीपी। तो सच्चाई यह है कि ये मैंडेट जो था ये पीटीआई की तरफ था, ना कि पीएमएलएन और पीपीपी। तो इसीलिए जब शहबाज शरीफ एक कोलिशन गवर्नमेंट बना के 6 पार्टी के साथ असेंबली में आए, तो फिर लोग चिल्ला रहे थे पार्लियामेंट्रियन ही कि वोट चोर, वोट चोर। तो ये सच्चाई है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है, ये आपस में इन्होंने पेशा किया है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की है कि जी। आपका प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, पीएमएलएन का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, और आसिफ जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, जो बन गए हैं क्योंकि पीएमएलएन और पीपी मिल गए हैं, एमक्यूएम भी मिल गए हैं, और 2 गवर्नर जो हैं वो पीएमएलएन के होंगे, प्रोविंस के 2 गवर्नर जो हैं वो पीपल पार्टी के होंगे। तो ये सच्चाई है कि ये एक प्रकार सौदाबाजी हुई है, और जो वो बन के आए हैं अभी आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट, किसी जमाने में तो उसको 10% मिस्टर 10% बोला जाता था, मगर सच्चाई यह है क्या हालात होगी अभी पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान की सिचुएशन और खराब होने वाली है, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि जो ये पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा डायरेक्टली नहीं बन रही, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कभी भी गिर सकती है, वो ये कहेंगे हम तो इसका हिस्सा थे नहीं। तो दूसरी बात यह है, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, 126 बिलियन डॉलर का कर्जा है, 4 बिलियन डॉलर इनको हर साल देने हैं इंटरेस्ट के, अभी इनको जून में 25 बिलियन डॉलर देना है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट जो है 46% पहुंच गया है, फॉरेन रिजर्व घट के करीब करीब 4.1% बिलियन डॉलर है, जो कि एक महीने का भी इंपोर्ट नहीं देख सकता। जो इनकी एक्सपोर्ट थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती थी, थोड़ा बहुत वो ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। अब सच्चाई यह है कि अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उभर नहीं पाएगा। अभी उसको 3 से 5 बिलियन डॉलर का आईएमएफ से लोन चाहिए, वो लोन देंगे नहीं। वो कहते हैं आप रीस्ट्रक्चर करें टैक्सेस को और आप सब्सिडी कम करें। अगर सब्सिडी और रीस्ट्रक्चरिंग टैक्सेस करते हैं, स्पेशली फौजी फाउंडेशन जो पाकिस्तान के है, उससे ये और अनपॉपुलर हो जाएगी गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट पहले ही अनपॉपुलर है, रेट्स बहुत हाई हैं, अगर इन्होंने सब्सिडी कम की तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा है कि इनकी जो जीडीपी डेट रेशियो 100% से ज्यादा है। तो मुझे लगता नहीं ये निकल पाएंगे, और क्या आईएमएफ इनको लोन देगा तो कितना ये रीस्ट्रक्चर करेंगे टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आती है कि इनकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, वो भी बहुत खराब है। तारीके तालिबान पाकिस्तान बड़ा बोल्ड हो रहा है, आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो भी एक सक्रिय हो रखी है, जिसका जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। और इसके साथ साथ इनके जो रिलेशनशिप है अपने नेबर से, वो बहुत खराब है। आज इसमें तो कोई शक नहीं, भारत के साथ तो थे ही, क्योंकि ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत में भेजते रहे हैं। अभी भी 10,000 के करीब ये बैठे हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, पीओजे के में। मगर अब इनके रिलेशनशिप ईरान के साथ भी खराब है, जहां वो ईरान कहता है कि ये सुन्नी मिलिटेंट भेजते हैं ईरान में। इसी प्रकार अफगानिस्तान, जहां तालिबान गवर्नमेंट जब आई थी तो यहाँ घी के दिए जलाए थे पाकिस्तान में, आज वहीं उनके रिलेशन खराब है, क्योंकि वो डूरन लाइन को मानते नहीं। वो कहते हैं कि जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं। अफगानीज कहते हैं कि जो आपने रिफ्यूजी वापस भेजे, उनके साथ टेररिस्ट भेजे हैं, आईएसआईएस के लोग भेजे हैं। और पाकिस्तान काउंटर क्लेम करता है कि तहरीके तालिबान पास की जो बेसिस हैं वो अफगानिस्तान में। तो मतलब कि चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ये सोचना कि भारत के साथ इनके रिलेशन अच्छे होंगे, मुझे लगता नहीं। और भारत इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
भारत ना कोई बात करना चाहता जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के साथ नहीं छोड़ेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं छोड़ेगा, भारत को कोई मतलब नहीं है। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हालात हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई सिचुएशन इंप्रूव होगी। क्या भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे? मुझे लगता नहीं, बिल्कुल नहीं। और पाकिस्तान के अंदर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से तो है नहीं, वो रावलपिंडी से है। वो कहते हैं हर जी, जी, देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। जो असली देश है। पावर रावलपिंडी से है। और हुँ, सच्चाई है एक गरीब देश और रिच आर्मी। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान कुछ होगा। ऐसा लगता है कि सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे और गिलगिट पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाइड किया पाकिस्तान ने, वो भारत के साथ मिल जाए। ये चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह जी, हम नहीं है, वहां के खुद के लोग सड़कों पे आ रहे हैं। वो चाहते हैं भारत में मिलना, क्योंकि उन्होंने देख लिया अमन शांति और डेवलपमेंट जो भारत के जम्मू और कश्मीर में हुआ है। तो वो कहते हैं हमारे को तो पाकिस्तान झूठ बोलता रहा, भारत कहां से कहां पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि एक डरावना instability in Pakistan is going to be a biggest challenge in time to come in South Asia. मनविंदर, सर आपने मेरे दर्शकों को बेहतरीन जानकारी दी और अपना समय मेरे शो के लिए निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय थैंक हिंद, यू, जय थैंक यू। भारत। जय हिंद मनविंदर।